हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। दिस इज सुधीर कुमार, करंटली टीचिंग इन आत्मा मालिक एजुकेशनल एकेडमी। हम लोग आज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन जैसे कि आप लोग को पता भी होगा, ये कैलकुलस का बेस है। अगर ये चैप्टर हम लोग अच्छी तरह समझ गए तो मान के चलो कि कैलकुलस में हम लोग का अच्छा कमांड कर सकते हैं। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। जैसे कि मैं पर्सनली अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए में जैसे कि कैलकुलस से अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चैप्टर से अकेला 10 to 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से चैप्टर समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है और कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर पूछना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फंक्शन। तो इसमें देखो, पहला चीज़ थोड़ा सा बेसिक चीज़ मैं आज इसमें स्टार्ट किया हूँ। बेसिक का मतलब कि कैसे कैसे हम लोग को इसमें सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि पहला चीज़ इंटरवल, ठीक है ना। इंटरवल जो कि हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे इनइक्वलिटी, उसमें ये चीज़ हम लोग को मिला था, लेकिन आज मैं फिर थोड़ा सा उसका रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसे ओपन इंटरवल, इसमें दो तीन टाइप का इंटरवल होता है, हम लोग को पता भी है। तो ओपन इंटरवल का मतलब जैसे कि ये स्मॉल ब्रैकेट टाइप का दिखेगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनल पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें टर्मिनल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ से 1 से 2, ये मान लो 1 से 2 है। ठीक है, तो 1 से 2 की बात करें तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू होगा क्या, 1 to 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 को छोड़कर इसके बीच का जितना भी वैल्यू है ना, उस पे ये x वही उसका आंसर है। ठीक है ना। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, जैसे कि क्लोज ब्रैकेट लिखते हैं ना, या ये कैपिटल ब्रैकेट, तो इसी को जस्ट उल्टा करते हैं ऐसे, तो इस तरह से भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। ओपन इंटरवल कुछ नहीं है, इसको स्मॉल ब्रैकेट के टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पर ओपन सर्कल होता है। ओपन सर्कल का मतलब कि इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, और इससे 1 और 2 को इंक्लूड ना करके इसके बीच का सारे वैल्यू को इंक्लूड किया गया, इसी को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब कि टर्मिनल पॉइंट भी इंक्लूड होगा, और इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे, मतलब कि ये कैपिटल ब्रैकेट टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ 5 to 8, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 5 भी इंक्लूड होगा, 5 से हम लोग 8 तक जाएंगे और 8 भी इंक्लूड होगा, और बीच का भी सारा वैल्यू इंक्लूड होगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में ये डार्क सर्कल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर में लिख सकते हैं क्या, ऐसे 5 to 8। इस तरह लिखने का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 5 to 8, मतलब 5 भी इंक्लूडेड है और 8 भी इंक्लूडेड है, और बीच का सारा वैल्यू भी इंक्लूडेड है। क्लियर है। जैसे कि यहाँ बात करें हम लोग x 1 और 4, इस तरह से बात करें तो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब कि x 1 के इक्वल भी है और 4 के भी इक्वल है, और 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 4 से छोटा है और उसी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू 1 to 4, और 1 to 4 को हम लोग अगर नंबर लाइन पे या फिर ग्राफ के थ्रू हम लोग अगर इसको ड्रॉ करना हो तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर 1 पे डार्क सर्कल, 4 पे भी डार्क सर्कल, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 4 तक का। क्लियर है। ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि देखो, अगर कहीं लिखा हुआ हम लोग को मिल जाए x बिलोंग्स टू ऐसा 1 2 3, और ये करली ब्रैकेट है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये रेंज नहीं बता रहा है, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ना कि इसके बीच का वैल्यू। इसके बीच का वैल्यू जैसे 1.5, 2.5 या 1.6, 1.7, ये सब वैल्यू इस केस में नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट 1 2 3 वही हम लोग का x का वैल्यू होगा। ठीक है, जबकि इसके पहले वाला में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट वैल्यू हो रहा था कहाँ से, 1 से 2 तक, मतलब कि 1 और बीच 2 के बीच में जितना वैल्यू 1.5, 1.6 ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है ना, और 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है ओपन में, लेकिन यहाँ पर जैसे 1 और 4 का बात कर रहे हैं तो 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच का भी वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये इंटरवल समझ में आया होगा। इसके बाद इनइक्वलिटी हम लोग चैप्टर किए थे, वहाँ पर उसमें बहुत सारा हम लोग का रूल था, बहुत सारा प्रोसेस था, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे सॉल्व करना सीखे थे। ठीक है, अभी उसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से यहाँ पे बताऊंगा। 11th का बात दूसरा था, यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट आंसर निकालना है। तो आंसर निकालना है तो उसका एक रूल के अनुसार हम लोग कैसे जल्दी में जल्दी फाइंड करेंगे, उसका देखो क्या है, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल ऑड पावर्स ब्रैकेट्स।
ठीक है ना। पहले क्या करना है, सारे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज करना है। फिर क्या करना है, फैक्टर से जितना भी फैक्टर आएगा उस सब फैक्टर से x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है ना। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद सबसे राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम लोग एक पॉजिटिव पुट करेंगे और उसके बाद साइन चेंज करेंगे अगर ऑड पावर में रहा तो। ठीक है, और अगर ऑड पावर में नहीं रहा, इवन में रहा, तो क्या करेंगे, सेम साइन लिखेंगे। बात समझ में आया। जैसे कि ऑड पावर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन को चेंज करते जाएंगे। जैसे सबसे राइट साइड में प्लस लिखे, ठीक है, तो उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर इवन रहा तो सबसे लास्ट में प्लस लिखे तो उसके बाद भी प्लस लिखेंगे। ये चीज अभी आप लोग को क्लियरली समझ में नहीं आया होगा। अभी जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, फॉर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम लोग क्या लेना है, हमेशा साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फिर फॉर लेस देन और लेस देन इक्वल टू के लिए साइन क्या लेना है, साइन वहां पर निगेटिव लेना है। आई बात समझ में। ठीक है, अभी देखो, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बात समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पॉजिटिव साइन और लेस देन इक्वल टू के लिए निगेटिव साइन। ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है ना, x³ - 6x² प्लस 11x - 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर कर लिए, x - 1, x - 2, x - 3। कैसे फैक्टर करेंगे, क्यूबिक रूट्स है, क्यूबिक रूट्स का फैक्टर करना हम लोग बच्चे क्लास से सीखते आए हैं, 11th में अच्छी तरह से सीखे हैं। तो मतलब कि इसको कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हो। तो ये फैक्टर हम लोग कर लिए। फैक्टर करने के बाद अब इस फैक्टर से हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, इस फैक्टर से 2 आएगा, इस फैक्टर से कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 2 3 को नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 नंबर लाइन पे। क्लियर है। सबसे राइट साइड में क्या बोला गया था, रूल में ये बोला गया था सबसे राइट साइड में प्लस ले लेना है, तो प्लस ले लिए। क्या किए, प्लस ले लिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 किससे आया है, इस ब्रैकेट से आया है। कौन सी ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से, मतलब इस वाले फैक्टर से। इसका पावर क्या है, पावर 1 है। 1 ऑड होता है या इवन होता है, ऑड होता है। तो जो बोला गया है क्या यहाँ पर, जब ऑड रहेगा, ठीक है, जब ऑड रहेगा तो साइन अल्टरनेट करना है, ठीक है ना, चेंज करना है। और जब इवन रहा तो क्या करना है, साइन सेम रखना है। तो यहाँ प्लस है। अब देखो यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, तो 1 तो ऑड होता है, तो यहाँ से इसलिए प्लस के बाद माइनस लिख दिए। अब 2 के पास आए, 2 का देखिए कि 2 का कहाँ से आया है, 2 वाला इस फैक्टर से आया है। इस फैक्टर का पावर क्या है, 1 है। अच्छा, 1 मतलब कि ऑड, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस यहाँ प्लस बन गया। क्लियर है, मतलब इस पूरा रेंज प्लस का हो गया, ये पूरा रेंज किसका हो गया, माइनस का, ये पूरा रेंज किसका हो गया, प्लस का। क्लियर है। अब देखो, अब फिर ये इस फैक्टर के पास आए, इसका पावर क्या है, 1, 1 भी तो ऑड ही होता है ना, यानी कि इस प्लस के बाद यहाँ माइनस। क्लियर है। अब चलो, अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। तो यहाँ पर रूल में लिखाया गया है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए प्लस वाला साइन ढूंढना है। प्लस वाला साइन का मतलब प्लस वाला बॉक्स ढूंढना है या एरिया ढूंढना है, इस तरह बोल सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो प्लस वाला एरिया ढूंढो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि ये वाला प्लस वाला एरिया दिख रहा है और ये वाला प्लस वाला एरिया दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। तो इस केस में x का कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या फुलफिल करेगा। तो उस केस में देखो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहाँ तक, 2 तक। ठीक है ना, ये फिर 2 से 3 नेगेटिव है, नहीं चाहिए, तो इसको छोड़ दो। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, और इधर अपना इन्फिनिटी है। ठीक है ना, इधर तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर इन्फिनिटी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट, प्लस वाला एरिया ढूंढ लिए, वो वाला एक ये है और फिर एक इधर लास्ट में है। तो ये वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 2। तो देखो x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब देखो, अब यहाँ बात आ रहा है ब्रैकेट का, तो इंटरवल का। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा ओपन ब्रैकेट लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसीलिए ओपन ब्रैकेट ले लिए 1 और 2। मतलब कि ये 1, ठीक है ना, क्या करना है, ये 1 को छोड़ दो भाई, 2 को भी छोड़ दो, और इसके बीच का जितना वैल्यू है उस सबको रख लो। तो वो रख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आए, प्लस वाला एरिया यहाँ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 3 से इन्फिनिटी लिख दिए। अच्छा, 3 से इन्फिनिटी लिखे तो 3 को फिर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू साइन है ही नहीं, तो इसलिए 3 के लिए 3 को इंक्लूड जब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है। और इन्फिनिटी में
इंक्लूड हो या ना हो वो चीज़ दिखना ही नहीं है। इन्फिनिटी के पास चाहे प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 के बीच का कोई सा वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे, जैसे 1 और 2 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.5 या इसके बीच का कोई सा भी फ्रैक्शन का नंबर या कोई भी, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? उसी तरह 3 से ज़्यादा जैसे 4, 5, 6 या 4.5 या 3.5, 3.2 कोई सा वैल्यू इसके अंदर पुट करें, 100, 1000, तो उस सब पे ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन जहां 2 और 3 के बीच में कोई सा वैल्यू पुट करेंगे ये नहीं आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या 1 से इधर का कोई सा वैल्यू पुट करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, जैसे कि x-1 का स्क्वायर इंटू x+4 लेस देन 0। क्लियर है? अब देखो, अब इस ब्रैकेट से ये तो फैक्टर में नहीं था, तो इसको पहले हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट किए हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टर में ही दिया हुआ है, तो x-1 से क्या वैल्यू आएगा, x = 1, x+4 से x-4। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे लिखना है। तो -4 छोटा होगा तो इधर लेफ्ट साइड में, 1 राइट साइड में। क्लियर है? अब सबसे राइट साइड में, सबसे राइट इधर है, इसको पॉजिटिव लिख दिए। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ढूंढो 1, ये 1 किससे आया, कौन सा ब्रैकेट से, मतलब कौन सा फैक्टर से, इस वाले फैक्टर से। इसका पावर क्या है, 2 है। 2 इवन होता है या ऑड होता है, इवन होता है। इवन होता है तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा। क्लियर है? इसलिए प्लस लिख दिया गया। आई बात समझ में? अब चलो, अब किसका नंबर है, अब -4 का। अब -4 ढूंढो कौन सी फैक्टर से आया है, वो तो इस फैक्टर से आया है। इसका पावर क्या है, 1, यानी कि 1 ऑड या इवन, ऑड, तो ऑड के कारण क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस के बाद क्या हो गया, माइनस हो गया। ये बात समझ में आया? अब चलो, अब ये चीज लिख लिया हम लोग, प्लस माइनस ये सब का एरिया हम लोग को पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक प्लस है, कहाँ से कहाँ तक माइनस है। अब ढूंढो कि हम लोग को फाइनल क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेस देन 0, नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वाला ढूंढो कहाँ तक कहाँ है, तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन सा है, यही है ना। तो ये इधर कहाँ तक जाएगा, इधर तो ये -∞ तक गया होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, -4 तक। अच्छा, -4 इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, तो इसीलिए केवल लेस देन है, तो इसीलिए -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे, बात खत्म। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये सब चीज दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे अगर हम लोग जब डोमेन निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, तो उसमें ये सब का बहुत बार यूज आएगा। तो अभी ये चीज आप लोग को सीख लेना अच्छी तरह से। देखो, अब यहाँ पर x-1 का स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी बना कर दे दिया है। तो सबसे पहला इस फैक्टर से हम लोग का वैल्यू क्या क्या आएगा, 1, 2 और 3, उसको नंबर लाइन पे लिख दिए फटाक से। सबसे राइट हैंड साइड में क्या किए, प्लस लिख दिए, क्योंकि वही लिखना है, रूल वही बोलता है। ठीक है, अब आएंगे 3 के पास। ये 3 का नोटिफिकेशन कहाँ से है, इस वाले फैक्टर के पास। ठीक है ना, कौन सी फैक्टर से है, इसका पावर 5 इवन या ऑड, ऑड, यानी कि साइन चेंज होगा, तो प्लस के बाद माइनस लिख दिए। ठीक है, फिर आए 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसका पावर 3 ऑड या इवन, ऑड, यानी कि साइन फिर चेंज होगा, यानी कि ये माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो, ये x-1 ये 1 है ना, तो इससे आएगा, इसका पावर में क्या है, 2, तो फिर साइन चेंज होगा क्या, नहीं, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 2 मतलब इवन, और इवन के लिए क्या बोला गया है, साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो चलो अब आंसर ढूंढते हैं। अब फाइनल क्या बोला है, इसको पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ही हुआ ना, तो पॉजिटिव वाला एरिया ढूंढो कहाँ कहाँ है। तो वो एरिया तो एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। अब देखना, बहुत बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है ना, ये जैसे कि -∞ तक इधर दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिखेगा क्या, -∞ टू 2, और 1 को भी इंक्लूड कर देगा। लेकिन 1 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया ही नहीं है, इसलिए 1 को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, ठीक है ना, 1 के पास आएंगे, फिर 1 टू 2, फिर ये होता है क्या, यूनियन, यूनियन हम लोग पढ़ चुके हैं सेट में, 11th क्लास के सेट जो चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे यूनियन पढ़ लिए थे, और यूनियन का क्या मतलब था ये भी हम लोग जानते हैं। तो 1 से फिर 2, अच्छा, और कौन सा एरिया है, इधर पॉजिटिव है, मतलब कि 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी।
अच्छा देखो, कहीं भी मैं क्लोज ब्रैकेट नहीं लिया हूँ, सब जगह ओपन लिया हूँ। क्यों ओपन लिया हूँ? क्योंकि यहाँ पर ओपन का ही बात चल रहा है, इक्वल टू साइन नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं किए, यहाँ पर 2 को भी इंक्लूड नहीं किए, यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड नहीं किए, और इंक्लूड नहीं किए तो उसको कैसे दिखाएं? ओपन ब्रैकेट से। क्लियर है? अच्छा, इसको देखो, ये आंसर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी आंसर को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? x बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या? पूरा रियल नंबर, पूरा रियल, जो भी सोच सकते हो सब कुछ, ठीक है ना, मतलब कि रेशनल और इरेशनल सब मिलाकर, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन सा नंबर नहीं चाहिए? हम लोग को बस यही चीज नहीं चाहिए था, 2 भी नहीं चाहिए था, 3 भी नहीं चाहिए था, और इसके बीच का नंबर नहीं चाहिए था। माइनस कर दो, माइनस क्या किए? 2 3। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाया हूँ, इसका मतलब क्या कि 2 को भी इंक्लूड करना है, मतलब 2 को भी हटाओ, 3 को भी हटाओ, और इसके बीच का जितना वैल्यू है ये सब को हटा दो, ठीक है ना, सब को हटा दो। अच्छा, आज अब देखो, अब यहाँ पर 1 को क्या करना है? 1 को भी हटाना है, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, यूनियन 1, क्योंकि 1 एक इधर लफड़ा कर रहा था, 1 भी नहीं चाहिए था ना, यहाँ पर 1 कहाँ इंक्लूड किए हम लोग? ये ये यूनियन लगाकर यहाँ पर 1 भी लिख दिए, मतलब कि 1 भी माइनस होगा इसके साथ साथ रियल नंबर में से, ठीक है। तो ये आंसर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो दोनों फॉर्म हम लोग को समझ कर चलना है, या तो रियल में से माइनस कैसे करते हैं वो वाला फॉर्म, या डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर किसी भी फॉर्म में ऑप्शन में दे सकता है। अगर यही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए तो आप ये लिखो या ये लिखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में, मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन में, वहाँ तो ऑप्शन से चलेगा ना, तो जो ऑप्शन में दिया हो उसको आपको टिक लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x-1 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो और नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकाला? 135, नंबर लाइन पे लिख दिया 135, सबसे राइट में प्लस 5 कहाँ से आया? यहाँ से, पावर में क्या है? 5 है, तो 5 क्या है? ऑड, तो साइन चेंज होगा निगेटिव। फिर देखे 3 इससे 3 से आया ना, फिर ऑड यानी कि निगेटिव पॉजिटिव बन गया, फिर यहाँ 2 है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह गया। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखना, अब हम लोग चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, तो पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, डायरेक्ट 3 तक लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो 1 को तो इंक्लूड करना है, तो या तो लिखो तो -∞ टू 1, फिर 1 टू 3, लेकिन 1 को भी इंक्लूड करना है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, ये क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर क्या? 1 टू 3, ठीक है, 3 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, और फिर यूनियन, अब देखना, अब यहाँ पर क्या है? 5 टू इन्फिनिटी में लिख रहा हूँ, 5 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे यहाँ पर x = 5 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, और समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए नीचे जो भी रहेगा, नीचे जब भी हम लोग यहाँ पर इक्वल टू हो या ना हो, नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी फैक्टर दिया है तो उसको 0 नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। तो 0 क्यों कब नहीं होगा? जब ये 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब यहाँ पर x 5 के इक्वल नहीं होगा, तभी ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो इसलिए 5 को हम इंक्लूड ही नहीं किए। क्लियर है? तो हम लोग आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, यहाँ भी 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ भी 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उससे अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, -∞ टू 3, -∞ टू 3 तक आ गए, ठीक है, और 5 टू इन्फिनिटी चले गए। क्लियर है? यूनियन भी, यूनियन मतलब कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। और 5 को यहाँ भी इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ओपन ब्रैकेट दिया गया है। क्लियर है? ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये चीज भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही नोट पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो कि बच्चा 11-12 में आने के बाद भी ये सब गलत करता है। देखो, रूट के अंदर का वैल्यू, मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखा है ना, इसका मतलब वो हमेशा हर हाल में पॉजिटिव वैल्यू होगा। हर हाल में क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। जैसे कि रूट के अंदर 16 को हम लोग 4 लिखेंगे, ना कि -4 लिखेंगे। बहुत बच्चा क्या लिखता है, फटाक से +-4 लिख देता है, तो कभी ऐसा गलत चीज नहीं करेंगे हम लोग। रूट के अंदर अगर 16 है तो उसका आंसर क्या होगा? 4 ही होगा, नॉट ना कि -4। आई बात समझ में? लेकिन वहीं पे देखो, अगर कोई बोले कि x² = 16, ठीक है ना, क्या बोले? x² = 16, x का क्या वैल्यू होगा? x का वैल्यू +-4 होगा। इस केस में +-4 होगा, क्यों? क्योंकि अब देखो, अब ये एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर हम लोग x के जगह पे 4 भी पुट करेंगे तभी 16 आएगा, -4 पुट करेंगे तभी 16 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर +-4 होगा। लेकिन रूट के अंदर का वैल्यू हमेशा क्या होगा?
पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो उसी चीज को दूसरा पॉइंट में भी लिखा गया है, एफ एक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर कोई बोल दिया तो ये क्या होगा, हमेशा हम लोग लिखेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 भी तो पॉजिटिव ही माना जाता है ना, मतलब कि नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो इसलिए इसको 0 भी बोल सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे और इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब 4 यहाँ से माइनस 4, यहाँ से प्लस 4 लिख लिए नंबर लाइन पे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि ऑड ऑड साइन है। ठीक है ना? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए ना, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 और 4 टू इन्फिनिटी, और ये क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि 4 को इंक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 या एक्स टू द पावर 2n, ये सब वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मतलब एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन निगेटिव। ये नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव नहीं होगा, मतलब कि माइनस में नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन निगेटिव, ये वैल्यू होगा। फिर उसी तरह 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, ये सब जो वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि ये 0 भी नहीं होगा। क्लियरली समझ में आना चाहिए ये सब कॉन्सेप्ट। एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ये नॉन निगेटिव होगा, मतलब 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बात करें, मतलब कोई सभी से 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, कोई बोलेगा e टू द पावर x क्या है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इसके लिए बात करें तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को बोलेंगे पॉजिटिव, और यहाँ क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव। क्लियर है ना? तो जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, 2 टू द पावर x इक्वल टू, अगर कोई बोले -1, तो ये नॉट पॉसिबल होगा, नॉट डिफाइन होगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। कोई बोले 2 टू द पावर x इक्वल टू 0, मतलब कि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ऐसा हजारों बार हम लोग को मिला होगा अभी तक, क्लास 10th 11th तक आते आते या 12th तक पहुंचते पहुंचते, कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 0 मिला होगा, तो वहाँ पे हम लोग फटाक से लिखते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह 2 टू द पावर x इक्वल टू अगर -1 मिला होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं क्या, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 अगर हुआ, तो हाँ ठीक है ना, 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 0 को लिख सकते हैं इधर, और x इक्वल टू 0 कंपेयर करके, बेस बेस सेम तो पावर पावर भी सेम होगा, x इक्वल टू 0 यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है ना? x का वैल्यू 0 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कभी भी देखो यहाँ पर ना ही निगेटिव होगा और ना ही 0 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मॉड का बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मतलब नॉन निगेटिव होगा। ठीक है ना? मतलब कि या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। क्लियर है? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सम ऑफ, अगर सम में दिया हुआ है सब पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, देन ऑल इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जांपल, रूट u मॉड v प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब देखो अंदर अंदर ये u जो लड़का है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। उसी तरह मॉड के अंदर जो ये v बैठा हुआ है, ये भी तो मॉड के अंदर है, तो ये बाहर आएगा, अंदर क्या है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन बाहर आएगा तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा ये डब्ल्यू स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो कभी निगेटिव होगा क्या, कभी नहीं होगा, तो वो भी पॉजिटिव है। मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। क्लियर है? तो सब पॉजिटिव ही है, तो सबको ऐड करने पर यहाँ पे 0 कहाँ से आएगा, ये कभी आएगा क्या? हाँ, एक केस में बस आएगा, कभी नहीं आएगा, बस एक ही केस में आएगा। कब? जब ये अपने आप में 0 हो जाए, ये अपने आप में 0 हो जाए, और ये भी अपने आप में 0 हो जाए, मतलब u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू 0। क्लियर है? तभी जाकर ये केस पॉसिबल है। ठीक है ना? तो उसी टाइप का अगर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर आ जाए हम लोग से कोई पूछ दे, रूट x माइनस 1 प्लस मॉड में x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फटाक से क्या बोलेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? मतलब कि एक नहीं सही होगा, ये भी 0 होना पड़ेगा और ये भी 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर 0 होगा। तो x माइनस 1 से x इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ से बोल रहा है कि x इक्वल टू 1, और वहीं x बोल रहा है यहाँ पर -1, तो दोनों एंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि एक ही टाइम में x का दो वैल्यू कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है,
इस टाइप के इक्वेशन का, मतलब इस इक्वेशन का, पार्टिकुलर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो 2 और 3, तो देखो जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एंड लिखते हैं क्या, कभी कभी भी नहीं, हम लोग और लिखते हैं। और लिखने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू अगर 2 भी हो जाए तब भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। या फिर x का वैल्यू अगर 3 हो जाए तब भी ये दोनों एक्सप्रेशन मिलकर आपस में 0 हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो आइदर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोले 2 एंड 3 तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 भी जरूरी नहीं है, 3 भी, मतलब दोनों को एक साथ होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो एक ये कॉन्सेप्ट था जिसको समझना है, हम लोग बच्चा क्लास ये चीज करते आए हैं। अब देखो कोई बोले 7 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, कोई बोले 5 ग्रेटर देन 3, ये बात सही है क्या, हाँ सही है, ट्रू ट्रू है। कोई बोले 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि कोई बोले कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ध्यान से समझना बात, 5 ग्रेटर देन 3 ये तो सब कोई बोलेगा फटाक से कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये बात सही है क्या, हाँ ये भी सही है। क्यों, क्योंकि दो बातों में एक बात तो मेरा सही हो जा रहा है ना, कि या तो 5 3 से बड़ा है या तो 5 3 के इक्वल है। ठीक है, तो 5 3 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 3 से बड़ा तो है, इसलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग कभी गलत नहीं बोल सकते, हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये बात सही है। ठीक है, उसी तरह कोई बोले 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब भी सही है, क्योंकि 5 5 से बड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 5 के इक्वल तो है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल इसका दे रहा हूँ कि मान लो कि आप अभी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इस बार जो भी 11th का बैच है, 11th का या 12 का बैच है, या तो सब के सब एनडीए क्वालिफाई करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, या तो सब के सब एनडीए क्वालिफाई करेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कैसे, कि जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सब के सब कर गए तभी ठीक है, तभी मेरा बात सही हो गया, अगर सब के सब नहीं किए, कुछ नहीं किए, तभी तो मेरा बात सही हो गया। तो बाद में कोई आकर हमको कंप्लेन तो नहीं करेगा, आप ऐसे बोले और वैसे बोले। अगर कोई कंप्लेन कर भी रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोला था कि या तो सब के सब क्वालिफाई करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं किया करेंगे कुछ भी, तो भी मेरा बात सही है, अगर सब के सब क्वालिफाई कर गए तभी मेरा बात सही है। उसी तरह 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये बात सही है, क्यों, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक बात तो सही हो रहा है ना। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग हमेशा ट्रू बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, बहुत सारा एक्सप्रेशन हम लोग को ऐसा मिलता है जिसमें हम लोग कंपेयर करके उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, जैसे x इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है और बोल रहा है कि x और y का वैल्यू फाइंड करिए, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे ना, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन को x इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 इंटू ई टू द पावर 0 लिख देंगे, क्या, क्योंकि ई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब देखो, अब इस एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करो, तो y की जगह पे क्या है 0 और x की जगह पे क्या है 1, यही आंसर हो गया फटाक से। ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि एक ही एक्सप्रेशन दिया है, एक ही इक्वेशन दिया है और दो अननोन वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है ना उसको LHS इक्वल टू RHS से कंपेयर करते हैं और तब आंसर लिखते हैं। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल में लिया हूँ, फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये x है तो यहाँ x है, x का कोफिशिएंट कुछ क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस 1 है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो मैं इसको तो लिख सकता हूँ ना ऐसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर है RHS में, तो कंपेयर करेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 0 और इसका क्या है अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। क्लियर है, अच्छा दूसरा चीज, अब x यहाँ है, x यहाँ है, यहाँ से x कितना है, अल्फा कितना है, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है अल्फा प्लस 1 और यहाँ से 1, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया, मतलब यहाँ से भी वैल्यू आ गया 0 और यहाँ से वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये भी है, तो इसको भी कंपेयर कर लो फटाक से, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं,
यानी कि अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, अल्फा इक्वल टू -1 आ गया। फिर x, यहाँ भी x, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा +-1, तो यहाँ से -1 और यहाँ से -1, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा इक्वल टू -1, ठीक है ना। इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अब ये तो था यहाँ तक हम लोग का बेसिक, ठीक है ना, पूरा प्योरली बेसिक, जिसका आगे देखना हजारों बार मैं यूज करूंगा ये सब चीज का, जितना आज मैं पढ़ाया अभी तक इस सब का चीज का हजारों बार यूज करूंगा। जब फंक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, डोमेन निकालना सीखेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, या और भी बहुत सारा इसमें टर्म आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद प्योरली फंक्शन का हम लोग मेन टॉपिक चीज स्टार्ट करते हैं। ये देखो डोमेन एक टर्म आएगा इसमें, डोमेन को हम लोग बाद में और अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको ग्राफ सीखना है। तो ग्राफ में ये डोमेन टर्म में बार बार वर्ड यूज करूंगा, जब भी यूज करूंगा तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल एक्सेप्टेंस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जैसे y इक्वल टू अगर मैं बोलूं साइन x, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साइन x का क्या क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं जिसका आंसर y आएगा, ठीक है। मतलब कि x के वैल्यू क्या क्या हम लोग पुट करेंगे कि साइन x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वैलिड वैल्यू, मतलब कि सही वैल्यू, मतलब अनडिफाइंड ये सब ना आए। तो ये जो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ये क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। और इसके बाद साइन x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। जैसे y इक्वल टू मैं बोलूँ x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर x का हम लोग कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो पुट कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा यहाँ पर तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, हाँ तो जरूर कर सकते हो। तो यानी कि इस इक्वेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। और उससे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। मतलब कि रेंज कोई जरूरी नहीं है कि वो डोमेन होगा, डोमेन कोई जरूरी नहीं है कि रेंज होगा, दोनों अलग अलग होगा। एक चीज और, जो जैसे ग्राफिकली डोमेन इज कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कि डोमेन हमेशा हम लोग कहाँ मिलेगा, ये एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन भी वैसा बोल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या y इक्वल टू साइन एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो डोमेन हमेशा कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। उससे जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे होगा, वो y एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। यही चीज बोला भी गया होगा। तो ग्राफिकली डोमेन कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। देखो रेंज, द सेट ऑफ ऑल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, ग्राफिकली रेंज इज पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, y एक्सिस पे। मतलब कि रेंज कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। क्लियर है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जैसे कि एलिमेंट्री ग्राफ्स, अब एलिमेंट्री ग्राफ्स में एक एक ग्राफ हम लोग सीखेंगे अभी। जैसे फर्स्ट ग्राफ में कांस्टेंट फंक्शन, मतलब y इक्वल टू के का मतलब कुछ भी बोल दो, 3 4 5 -900 400 या 0 0 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू के, मान लो मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, तो कुछ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा y इक्वल टू के, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ होगा। अब कोई बोलेगा इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग तो एक्स एक्सिस पे कोई सा वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो इसका अनडिफाइंड या कुछ ऐसा टर्म नहीं आएगा जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन हो गया क्या, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, अब रेंज यहाँ पर y इक्वल टू अगर के पुट किए हैं तो यही तो रेंज होगा ना, y का वैल्यू ही तो रेंज होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। ये df का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, तो रेंज रियल हो गया। rf का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, मैं लिख भी दे रहा हूं, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, k। और df का मतलब क्या है, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। जिसे हम लोग 2D में भी पढ़े हैं, कब कब जब 11th में हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, हम स्ट्रेट लाइन, वहां पर भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग। नहीं देखो, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन हम लोग को पता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। तो मान लो कि ये एक है y इक्वल टू फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर देखो ए क्या है, -b/, ये फंक्शन हम लोग निकला, एक पॉइंट निकला ए और एक पॉइंट, जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से एक मिल जाएगा हम लोग को, जो कि -b/a होगा। फिर b मिल जाएगा क्या, 0b। क्लियर है, तो ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये तो ग्राफ ड्रॉ करने आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी फिर बता दे रहा हूँ मैं,
ये थीटा एंगल होता है, यही स्लोप होता है। मतलब थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m। tan, ये थीटा का वैल्यू अगर tan के साथ हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लें तो वही m होता है, और वही क्या होता है, स्लोप भी होता है। ठीक है ना। इफ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल देन a लेस देन 0, मतलब कि यहाँ पर जो ये a है ना, ये लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आया। थीटा ऑब्ट्यूज मतलब थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा। कैसे, यहाँ तक तो ठीक है, इधर हो जाएगा ऐसे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या, 90 से थोड़ा भी ज्यादा, तो ये ए ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। और अगर थीटा लेस देन 0 हुआ, थीटा एक्यूट एंगल हुआ, तो ये पॉजिटिव होगा। और उसी तरह बी का भी वैल्यू लिखा हुआ है, y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, y एक्सिस, देन b ग्रेटर देन 0, एंड इफ y इंटरसेप्ट इज निगेटिव, जैसे कि यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है ना, नीचे की तरफ कट किया है, देन b लेस देन 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो b पॉजिटिव होगा, और इस केस में y इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो b क्या है, नेगेटिव आएगा वैल्यू। बस बात खत्म, ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एक ग्राफ को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस चीज ग्राफ को आप लोग समझना है। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके बीचों बीच एक ग्राफ जा रहा है y इक्वल टू x का, ठीक है ना, इधर से। फिर एक इधर से बीचों बीच आया होगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स का, मतलब यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स बोल सकते हो, इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स में m इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो ये एकदम बीच से जाएगा, मतलब कि इधर से भी सेम डिस्टेंस और इधर से भी सेम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इससे एक लाइन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कोई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इसीलिए ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स में अगर m का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये लाइन हमेशा मिड से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब कि इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये मिड से ऊपर नहीं जा सकता है। और वहीं पे m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये मिड से ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह ये मिड वाला हो गया, अगर y का वैल्यू यहाँ पर m इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी y नहीं, m का वैल्यू 1 हो गया तो मिड से जाएगा, अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये हो जाएगा। तो बस इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखने से क्या होगा कि अगर कभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जैसे कि अगर मान लो कि बोल दे क्या y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू बोल दे -5x, ठीक है ना, -5x का ग्राफ ड्रॉ करें तो हम लोग फटाक से देखेंगे क्या कि यार ये तो निगेटिव वाले y इक्वल टू -mx, मतलब कि ये तो होगा नहीं, यानी कि ऐसे जाएगा। अब इधर वाला ऐसे होगा थोड़ा या ऐसे होगा, तो हम लोग ढूंढेंगे कौन सा, m ग्रेटर देन 0 यानी कि ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वाला, यानी कि ऐसे, मतलब मिड से थोड़ा सा इधर लेकर फट से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, यही वाला तो इसी टाइप का तो ग्राफ होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसे बोल दे कि y इक्वल टू जैसे कि -1/2x, तो हम लोग को पता चल गया कि ये इधर तो होगा नहीं क्योंकि निगेटिव वाला बात कर रहा है, तो फिर फटाक से इधर लिख देंगे थोड़ा सा, मतलब मिड से थोड़ा इधर हट जाएंगे और ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बाकी जो फाइंड करना होगा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये अगर ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रखोगे आप लोग तो टाइम बचेगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पता है ax² + bx + c, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड, a लेस देन 0 पे डाउनवर्ड, ये सब पता है आप लोग को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये अच्छी तरह से किए हैं, ठीक है। d इक्वल टू b² - 4ac होता है, d ग्रेटर देन 0, कट एट 2 पॉइंट्स, d इक्वल टू 0 पे टचेस एट 1 पॉइंट, d लेस देन 0 पे डू नॉट कट, कोई कहीं कट उट नहीं करेगा, ठीक है। इसका वर्टेक्स होता है क्या, -b/2 है और -d/4 है, मतलब x y कोऑर्डिनेट, और ये सी x से -d/4 से हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये सब चीज अभी तक याद होगा, ठीक है। अब देखो a ग्रेटर देन 0, ठीक है, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड पैराबोला लिख दिया। यहाँ पर d लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, d देखो ना, इस लाइन को कट नहीं करेगा ना ही टच करेगा, d इक्वल टू 0 पे टच करेगा और d ग्रेटर देन 0 पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्टेक्स बोलेंगे, -b/2 है और -d/4 है, क्लियर है। वही चीज वर्टेक्स इसका भी होगा, -b/2 है, -d/4 है, a लेस देन 0 पे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में d ग्रेटर देन 0 पे 2 जगह कट करेगा, ठीक है, d इक्वल टू 0 पे बस टच करेगा और d लेस देन 0 पे टच नहीं करेगा। ये 6 ग्राफ होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको मैं 2 ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, क्लियर है ना।
नेक्स्ट जैसे कि y इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वर्टेक्स निकाल लिए -2/3 और 2/3, तो x में देखो यहाँ पर x में -2/3 तो x में -2/3, y में 2/3 तो y में 2/3, यानी कि ये वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ से पास होगा। और यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ये ग्राफ यहाँ से भी कट करे, टच होते हुए पास करेगा। ये सब चीज़ हम लोग पहले सीख चुके हैं, अभी यहाँ पर जरूरत है इस सब का, इसलिए सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो मेन चीज यहाँ पर ये है, इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे, लेकिन अभी समझो यहाँ पर जैसे कि a बिलोंग्स टू 1 to 4 देन a स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 1 to 16। कैसे, अब देखो हम लोग का ग्राफ जैसे कि मान लो कि पैराबोला ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, a बिलोंग्स टू 1 तो 1 कहीं यहाँ पर हुआ, ठीक है ना, यहीं पर ना होगा 1, और 4 कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब ए स्क्वायर करेंगे तो 1 और 16, मान लो कि 16 थोड़ा और आगे चला गया यहाँ पर, ठीक है ना 16, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ अब बन गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आया, ठीक है। तो 1 to 16 हो जाएगा। लेकिन जब बोलेगा ए बिलोंग्स टू -1 और 4, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो कोई बोलेगा -1 to 16, इसका भी नहीं, गलत है। क्यों गलत है, तो देखो अब -1 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो इसके इससे यहाँ तक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 1 से 16, तो 1 से 16 का मतलब 1 तो यहाँ पर आ गया ना, तो 1 से 16 मतलब ये देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग बात करें तो इसका मतलब 1 से 16 जिसके भी दिमाग में चल रहा है, तो वो देखो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, मात्र यहाँ से यहाँ तक है। ये वाला ग्राफ तो का यूज ही नहीं हुआ, ये वाला ग्राफ का यूज हुआ क्या, नहीं हुआ। अच्छा तो हम लोग क्या लिखेंगे उसका, 0 to 16 लिखेंगे। अब जब 0 से 16 लिखेंगे तो कोई बोलेगा सर आप तो ये वाला ग्राफ का यूज नहीं किए, तो ये वाला ग्राफ का जरूरत क्या है, क्योंकि ये जो है वही तो यहाँ से यहाँ तक है, ये तो रिपीट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो काम आ ही गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 to 16 लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी माइनस रहेगा तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 से 16। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 to डायरेक्ट 16 हो गया तो पूरा लिख लिए, लेकिन यहाँ माइनस है, -1 to 4, इसीलिए हम लोग को देखो ये चीज़ ढूंढना है ना कि ग्राफ रिपीट ना हो और सब वैल्यू आ जाए, तो -1 to 16 लिखेंगे, जैसे कि 1 to 16 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पर है तो 16 मतलब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आएगा। तो अब देखो अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं हम, तो कुल मिलाकर यहाँ से लिख रहे हैं 1, ठीक है ना, 1 से 16, तो ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ मतलब कि का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उसके यूज करने के लिए इसलिए 0 to 16 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो -5 to 4 कोई बोल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या, अब देखो -5 to 4, तो -5 है, 4 यहाँ पर है। अब देखो तो कोई बोलेगा कि इसका कितना बोलेगा, 25 to 16, चलो कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो ये बोलेगा 25 पहले तो होगा नहीं, ज़्यादा बोलेगा क्या, 25 to 16, 16 to 25। अब देखो 16 to 25 क्या बात ये सही है, नहीं सही है, क्यों नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 है तो 16 मान लो यहीं पर है, ठीक है ना, मतलब x में 4 है तो y में 16 होगा स्क्वायर करने पर। तो अब देखो ये चीज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है ना, मतलब इसका स्क्वायर करने पर मान लो 16 आ रहा है और इसका 25 आ रहा है, मान लो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 16 है। तो अब देखो यहाँ से अगर 16 to 25 लिख रहे हैं तो बस हम तो यही ग्राफ यूज किए, लेकिन ग्राफ तो हम लोग को ये पूरा का पूरा था, ठीक है, तो पूरा का पूरा यूज कहाँ किए, तो इसीलिए जब भी एक नेगेटिव आए कोई सा भी तो एक तो 0 जरूर होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 0 से, अब देखो 0 से 16 लिखे या 0 से 25 लिखे, तो हम लोग 25 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 0 से 16 लिख रहे हैं तो यहाँ से यहीं तक का यूज किए, लेकिन ये वाला चीज़ तो छूट गया ना, इसलिए अगर 0 से 25 लिख लेंगे तो इसी का तो मिरर इमेज इधर है, तो 0 से 25 अगर वैल्यू लिख लिए हम लोग, उसमें 0 to 16 तो आ ही जाएगा, बात समझ में आया, इसीलिए 0 to 25 लिखेंगे। क्लियर है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये हम लोग का बेस था, इसके आगे हम लोग को और सभी ग्राफ सीखना है। आज हम लोग कौन कौन सा ग्राफ सीखे, कांस्टेंट वैल्यू का सीखे ग्राफ, इसके बाद लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीखे, ठीक है, उसके लिए उसके रिलेटेड हम लोग एक बड़ा सा बहुत सारा ये वाला ग्राफ सीखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग क्लास 11th में भी सीखे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ बताया गया, ये चीज़ आप लोग के लिए न्यू था, ठीक है, इसको समझो अच्छा से, इसका आगे भी यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।